नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे सहयोगी जयदेव मेरे साथ मौजूद हैं और आप हम दोनों को देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल अमर उजाला राजस्थान पर हमारी खास सियासी चुनावी राजनीतिक चर्चा में, जिसका नाम है राजस्थान का रण। एकदम से लग रहा है जयदेव जी कि राजस्थान में एक दिन में कई सारे मुद्दे हैं जो वहाँ की राजनीति को गरमा रहे हैं। बात बगल के प्रदेश हरियाणा की हो, जहाँ नूह की एक घटना है जिस पर मुख्यमंत्री कहते हैं, तो राजस्थान की बात करें तो एक मंत्री साहब जो खूब चर्चाओं में रहे, अब उनके यहाँ पुलिस पहुँच गई और पुलिस पहुँचने की चर्चा है। जब पुलिस के पहुँचने की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि एक बड़ी नेता है, उनको अपनी पार्टी के एक आंदोलन में पहुँचना था, वो नहीं पहुँची। तो कुल मिलाकर जो आज हम दोनों चर्चा करने वाले हैं, ये उसका एक छोटा सा सार था। एक एक करके विस्तार पर आते हैं। इस बीच में आपसे हमेशा जो हम एक अपील करते हैं वो ये है कि कमेंट बॉक्स खुल चुका है, क्योंकि चर्चा लाइव हो चुकी है। अपने विचार जिस भी सवाल जवाब के दौरान आपको लगता है किसी विषय पर आपकी सहमति या असहमति है, वो ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए, ताकि चर्चा में हम उसको भी शामिल कर सकें। अब आ जाता हूँ सबसे पहले सवाल पर। राजस्थान सरकार के कुछ दिन पहले तक मंत्री थे राजेंद्र गुढ़ा साहब। विधानसभा में उन्होंने पहले एक बयान दिया, खूब सुर्खियाँ बटोरी। फिर विधानसभा में एक डायरी लहराई, उस डायरी ने भी खूब सुर्खियाँ बटोरी, इतनी कि प्रधानमंत्री ने भी उस डायरी का जिक्र कर दिया। अब गुढ़ा साहब के यहाँ पुलिस पहुँच गई। अब ये भी खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है कि देखिए, 4-4.5 साल तक उनके यहाँ पुलिस नहीं पहुंची। जैसे ही वो सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं, पुलिस को उनके खिलाफ सारे पुराने मामले याद आते जा रहे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में पुलिस पहुंची, क्या मामला है, और इससे राजस्थान की सियासत में आप क्या ट्विस्ट और टर्न देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये कमेंट चाहूँगा। देखिए, परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सियासत ज़्यादा है। और अब बहुत सारे पन्ने खुलते हैं जब सियासत होती है उसमें, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए थे जो कि सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहे थे। और उसके बाद अब जो दिख रहा है कि भले सरकार की तरफ से ये कहा जाए या जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जाए कि जो कुछ है वो तो कानून के हिसाब से हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया इतने सालों से कहाँ थी फिर, अगर सब कुछ कानून के हिसाब से है तो। ये वही चीज़ें हैं जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ये तो जो है जो छापे पड़ते हैं वो जहाँ वहीं क्यों पड़ते हैं जहाँ चुनाव आ जाते हैं। तो फिर इसी तरह की बातें अब बीजेपी भी करेगी। तो यहाँ पर मामला क्या है, और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा आरोप लगाया गया है, सीधे रेप का, वो भी नाबालिग से रेप का, पॉस्को का मामला अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत गंभीर मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन सब कुछ उसमें जो है वो सियासी चश्मे से ही देखा जाएगा। भले इस पूरे मामले में आप जब देखेंगे कि सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा आप देखिएगा उसमें सियासत होगी, और जम के सियासत होगी, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव में। आप अभी तक जो सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही हैं जयदेव जी, जैसा आपने कहा ना, कमोबेश रिएक्शंस वैसे ही हैं कि राजेंद्र गुढ़ा ने जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, कानून व्यवस्था को याद आ गया, या राजस्थान के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को याद आ गया कि भाई कौन कौन से पुराने मुकदमे हैं या कौन कौन से पुराने आरोप हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, जिनके लिए राजेंद्र गुढ़ा के घर पर दबिश देने की ज़रूरत है। लेकिन इस मामले का जिसका जिक्र आपने किया कि बहुत संगीन आरोप है, और आरोप एक नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार का है, ऐसे आरोपों में जब भाजपा ये कैंपेन चला रही हो, वहाँ पर बात कर रही हो कि महिला सुरक्षा की बात, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हो कि इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर हम तो बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हैं, लोग बोलते हैं वो तेज़ी से कार्रवाई, राजेंद्र गुढ़ा के मामले में सरकार में जब तक थे तब तक तो वो तेज़ी नहीं थी। तो पुलिस के जाने से भी राजस्थान सरकार इस वक्त फंसती दिखाई दे रही है कि भाई जो इंसान आपके खिलाफ हो गया, आपने जैसा आपने कहा वो एजेंसी के दुरुपयोग जैसा मामला जो लोग लिख रहे हैं, और अगर कार्रवाई ना हो तो फिर महिला अपराधों पर राजस्थान सरकार एक व्यक्ति को क्यों बचा रही है? अब कार्रवाई हो रही तो लोग ये बोल रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं हो रही थी, क्या प्रिविलेज मिल रहा था? तो क्या राजेंद्र गुढ़ा के मसले पर जो एक्शन लिया जा रहा है इसमें हड़बड़ाहट ज़्यादा हो गई, कैलकुलेशन कम हो गई? क्योंकि दोनों ही तरफ से जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं फांस ज़रूर वो बन रहा है ये पूरा का पूरा मामला। देखिए, ये ऐसा मसला है कि जो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है,
खुद प्रधानमंत्री उठा चुके हैं, उस लाल डायरी का जिक्र कर चुके हैं। उसके साथ में अब लगातार खुद राजेंद्र गुढ़ा लगातार कह रहे हैं कि आपने कुछ पन्ने जरूर छीन लिए, लेकिन मैं वो चीज़ें सामने लाता रहूँगा। और वो खुद कह चुके हैं कि मुझे तो जेल भी भेज दिया जाएगा और जेल जाने के बाद भी वो जो पन्ने हैं वो बाहर आते रहेंगे। मैं भले जेल चला जाऊँगा, लेकिन मैंने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि मेरे जेल जाने के बाद भी वो चीज़ें बाहर आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक लंबी लड़ाई की शायद तैयारी कर चुके हैं राजेंद्र गुढ़ा, और उन्हें इस तरह की चीज़ों का पहले से अंदेशा शायद था और वो चीज़ें शुरू हुई हैं। अब देखना ये होगा कि जो खुद वो राजेंद्र गुढ़ा कह चुके हैं कुछ दिन पहले कि मुझे जेल में डाल देगी ये सरकार, तो क्या ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि देखिए, जब सियासत का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है चीज़ें, तो वहाँ पर शायद कानूनी, जब आप देखिए हरियाणा में, देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, तो हरियाणा में भी वही हो रहा है ना कि एक तरफ इस तरह के दंगे हुए, उसके दोनों पक्षों की तरफ से आगजनी हिंसा सब हो गई, लेकिन एक शख्स के मामले में उसी सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अलग अलग राय आती है, और उसके साथ में मुख्यमंत्री कहते हैं कि उस शख्स के खिलाफ हमारे यहाँ तो कोई मामला ही नहीं हो, तो राजस्थान में मामला दर्ज है, राजस्थान की पुलिस आके कर ले। और उसके बाद फिर खुश गहलोत कहते हैं कि आप तो हमारी पुलिस को कोई सहयोग ही नहीं दे रहे हैं। तो वो सब कुछ जो है, वो जब राजनीतिक चीज़ें हो जाती हैं तो शायद वो जो अपराध हुआ नहीं हुआ या जो आरोपी है उसके लिए शायद बचना कई बार आसान सा दिखने लगता है, या कई बार लगता है कि शायद कि विक्टिम बनाया जा रहा है। दोनों चीज़ें दिखती हैं। अब मोनू मानेसर के मामले में देखिए तो कितने दिनों से ये चीज़ चल रही है कि जो 2 युवकों को जलाया गया उसमें आरोप लगे, और उसके बाद लेकिन अब वो मामला जब एक दंगा हो जाता है तो उसमें जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो एक तरफ से सरकार के ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसका तो कोई नाम ही कहीं नहीं है, उप मुख्यमंत्री कहते हैं सब उसी ने किया है, और दूसरी तरफ जब अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं कि आप तो हमको कुछ करने नहीं दे रहे, तो हमारी पुलिस कहाँ से उस पर कोई कार्रवाई करेगी। तो सब कुछ जो है इस पूरे मामले में जो विक्टिम थे उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और जो आरोपी है वो एक तरह से प्रिविलेज ले रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप राजेंद्र गुढ़ा पर आ जाते हैं तो वहाँ दिखाई देता है जब तक वो सरकार के साथ थे तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो कार्रवाई शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो सेलेक्टिव अप्रोच होता है सरकारों का, और ये सिर्फ एक का नहीं है, आप चाहे वो बीजेपी की सरकार में देख लीजिए, चाहे कांग्रेस सरकार में देख लीजिए, चाहे किसी दूसरे राज्य की सरकार में देख लीजिए, तो ये सेलेक्टिव जो अप्रोच होता है वो कई बार जो जनता होती है, जो आम आदमी है, उसके मन में बहुत सारे इस व्यवस्था पे सवाल खड़े कर देता है। खासतौर पे पुलिस और प्रशासन और कानून व्यवस्था पे सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं जब आप इस तरह के सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। बिल्कुल, मैं भी उसी का जिक्र कर रहा था कि भाई जो कुछ लिखा जा रहा है वो यही है कि अब पुलिस को याद आ रहा है कि संगीन अपराध था, क्या अपराधों पर वरीयता नहीं देखी गई थी। महिला अपराध से जुड़ा मामला था जिस पर सरकार का ये कहना है, खासतौर पर राजस्थान सरकार का, कि हम तो बहुत तेज़ी से एक्शन लेते हैं। एक और मसला इस बीच में, क्योंकि जिसका जिक्र आपने थोड़ा सा कर ही दिया, मैं उस पर भी सवाल करना चाह रहा था, लेकिन डिटेल में आपने वो चीज़ें बता दी कि कैसे हरियाणा का एक मामला राजस्थान की सियासत को प्रभावित कर रहा है। हालांकि राजस्थान के पक्ष विपक्ष से जवाब नहीं आया, सीधा मुख्यमंत्री की ओर से आया, और वो लड़ाई 2 राज्यों की लड़ाई, हाँ वो 2 राज्यों की लड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है बजाय राजस्थान की सियासत को गर्म करने की। इस बीच में एक सवाल और ये सवाल कांग्रेस से थोड़ा सा हटते हैं या इस राजेंद्र गुढ़ा वाली डायरी से हटते हैं और आते हैं भाजपा के प्रदर्शन पर। भाजपा ने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया, कल भी वो विधानसभा तक गए थे और उसके ऊपर कहा गया कि कैसे वो विधानसभा तक पहुंचे, और कोर्ट ने भी अपनी बातें कही है। लेकिन जब भाजपा का प्रदर्शन 1 तारीख को 1 अगस्त को हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी थी और ये कहा था कि भाई राजस्थान भाजपा के अधिकतम पदाधिकारियों को वहाँ पहुँचना चाहिए। उन्होंने खुद कहा था कि हाँ, जयपुर चलो वाला जो हैशटैग चल रहा था, जो भाजपा चला रही थी, उसी राजस्थान भाजपा के ट्वीट को उन्होंने कोट किया था। और अमूमन ये बहुत कम होता है कि खुद प्रधानमंत्री किसी राज्य के एक, जहाँ पर खासतौर पर पार्टी विपक्ष में हो, एक शहर के प्रदर्शन को इस तरीके से इंडोर्स करें। सब सोच रहे थे कि खबर ये बनेगी कि प्रदर्शन कितना बड़ा हुआ, बनी भी। एक दिन बाद सवाल ये आ गया कि वसुंधरा राजे कहाँ गायब थी, और तब जबकि ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान की सियासत में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो दोबारा हो गई, उनको अमित शाह अपना भाषण रोककर भाषण देने देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में जिनमें वो मौजूद होती हैं ठीक बगल की सीट पर बैठती हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बड़े कार्यक्रम से नदारद हैं? क्या कोई जानकारी मिल पाई या इसके कारण क्या है? क्या सुगबुगाहट हैं जो यूं कहने की सत्ता के गलियारों में चल रही हैं? देखिए, हमारे जो राजस्थान की टीम है उसने खुद खबर की है इस पर कि किस तरह से वो इस पूरे मामले में
दिखाई नहीं दी, या एक ट्वीट से उन्होंने सब कुछ एक तरह से इतश्री करने की कोशिश की कि जो महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह की स्थिति है वो बहुत भयावह है, और इसका उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री की रैलियों का जिक्र किया, बीकानेर सीकर वगैरह की, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं रही। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट करके अपना जो एक तरह से कहें कि उसमें अपनी सहभागिता का एक तरह से अटेंडेंस लगाने जैसी स्थिति थी उनकी, वो एक ट्वीट मात्र उनका उस पर पूरे मामले में आया है। और जो इंटरनल जो खबरें हैं, जो जिस तरह की हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें जिस तरह की चीज़ें हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी वसुंधरा जो चाह रही हैं कि एक वो उनको एक क्लियर चेहरा बना दिया जाए, या वसुंधरा की ये कोशिश है कि वो जो उनकी जो जिस तरह की उनकी अपील है उस अपील को जो केंद्रीय नेतृत्व है वो स्वीकार करे और वो कहे कि हाँ भाई कि उनको और तवज्जो दी जाए। वो शायद वो अपनी तवज्जो जिस तरह की वो तवज्जो चाहती हैं उस तरह की तवज्जो नहीं मिलने से वो थोड़ी सी नाराज़ हैं, इस तरह की खबरें हैं। अब ये और बात है कि जब आप इस पूरे मसले को देखते हैं तो जितने नेता हैं वो सब खेमों में बटे हुए हैं। बीजेपी में भी ये लगातार बातें आ रही हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है कि एक तरफ मध्य प्रदेश है जहां पूरी कमान खुद अमित शाह ने ले ली है, और दूसरी तरफ राजस्थान है। कहा जा रहा है कि लंबे समय के बाद इस पूरी जो राजस्थान के चुनाव की जो कमान होगी वो प्रधानमंत्री के हाथ में होगी, और प्रधानमंत्री पूरा इसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। और जो आपने ट्वीट का जिक्र किया उससे दिख रहा है कि शायद प्रधानमंत्री पूरी कमान ले चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी वसुंधरा की जो अदावत है 2014 से ही आप देखेंगे कि ये जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बहुत फेवरेबल वो रही नहीं है, और उसी वजह से वो गाहे बगाहे वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब कोई नेता आता है तो वहाँ पर वो मंच पे जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें वो अक्सर नदारद रहती हैं, और वो ये जताने की कोशिश करती हैं कि जब तक मैं नहीं पहुँचूंगी तब तक वो उस तरह की भीड़ और उस तरह का समर्थन या उस तरह का जो आप चाहते हैं कि वो प्रेजेंस दिखाई दे वो दिखाई नहीं देगी। वो लगातार शायद ये संदेश देने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं। जिस तरह की बातें चल रही हैं वो इसी तरह की हैं, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा वसुंधरा राजे सिंधिया को कि अगर वो इसी तरह के मैसेज देती रहेंगी तो जब 4 महीने बाद जो चुनाव है उस पर उसका इम्पैक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि वो अगर अपनी दावेदारी चाहती हैं तो वो दावेदारी तब होगी जब उस तरह की सीटें होंगी। अगर वो सीटें नहीं आई तो आप अगर इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो शायद वो मैसेज शायद वो बेहतर नहीं जाएगा जनता में। तो जो बीजेपी जिस रिवाज को बनाए रखने की उम्मीद कर रही है, तो अगर वो होता भी है तो शायद वहाँ पर फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब एक सप्लीमेंट्री सवाल जो इसी पर पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ हद तक जवाब आ गया है उसका। जो मेरा सवाल था, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर वसुंधरा इस तरीके के व्यवहार को अपनाए रखेंगी तो अगर पार्टी में ही जोश नहीं भर पाएगा, पार्टी के ही कार्यक्रम आधे अधूरे से होंगे, अगर वो मैसेज ही नहीं जाएंगे तो फिर जनता आपसे कैसे प्रभावित होगी, जिसका जवाब आपने दिया। उसमें एक दूसरा पक्ष ये भी था कि अब जिस तरीके से आपका भी जो अनुभव है पत्रकारिता में रहते हुए राजनीति को देखने का, खासतौर पर बीजेपी की राजनीति को देखने का, इस तरीके के व्यवहार को अपनाकर क्या वो अपने चेहरे को पक्का करा सकती हैं? क्योंकि हमने कर्नाटक में भी देखा इस तरीके की मजबूरियों में अब बीजेपी आती दिखाई नहीं देती, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो। कई बड़े नेता हमने देखे जो एक तरीके से अपने आप को, जो अंग्रेजी का एक शब्द होता है कि स्टॉलवर्ट दिखाने की कोशिश की कि भाई उनकी छवि या उनका चेहरे से ही राज्य की सियासत तय होगी, और वहाँ पर बीजेपी ने बड़े आराम से बहुत बड़े प्रयोग किए, और प्रयोग का मतलब बहुत साफ था कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट चेहरे रख दिए या उन चेहरों को हटाकर कहा कि हम मैदान में जाने को तैयार हैं, उसका परिणाम कुछ भी हो। तो एक तरफ बीजेपी को नुकसान हो सकता है जिसका जिक्र आपने किया, दूसरी तरफ इस तरीके के व्यवहार से खुद वसुंधरा को भी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। क्या वो उसका आकलन नहीं कर पा रही हैं? आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, वसुंधरा इतने लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में है, इतना बड़ा उनका कद है वहाँ की राजनीति में, तो उनको आकलन नहीं कर पा रहे होंगे ऐसा तो हम आप कहें तो ये शायद गलत होगा उनकी राजनीति को लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे मामले में वसुंधरा राजे अगर वो उस तरह का जो, क्योंकि अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से गए हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वसुंधरा को चेहरा घोषित कर दिया जाए तो हम लौट कर आ जाएंगे, इस तरह की भी खबरें हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा है, लेकिन उस ताकत को जो मौजूदा नेतृत्व है वो उस तरह से स्वीकार करेगा क्या कि आपके आगे झुक जाएगा? तो ऐसा बहुत शायद एक, अब जो अगर आप पिछले 7-8 सालों में देखें तो जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें अगर देखें तो एकमात्र जो नाम आता है कि जिन्होंने अपनी बात मनवा ली या जिनके बारे में खबरें चली कि इनको हटाया जा सकता है और वो, लेकिन वो बने रह गए, उसके अलावा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें कि केंद्रीय नेतृत्व ने चाहा हो और वो
मुख्यमंत्री नहीं रहा हो और उसकी जगह दूसरे को बड़े आराम से न बना दिया हो। तो जाहिर सी बात है कि उस तरह का कद क्या वो क्रिएट कर पाएंगी, वो भी ऐसे दौर में जबकि वो अपनी राजनीति का शायद पीक उनका गुजर चुका हो, कई लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि ये जो 30-35 साल का जो दौर है जिसमें एक बार वसुंधरा और एक बार गहलोत बनते रहे हैं, वो क्या उसके बदलाव की तरफ बीजेपी कोशिश करेगी, क्योंकि अगर खुद प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। कई लोग ये कहते भी हैं कि 2018 के जिस चुनाव में प्रधानमंत्री ने आखिर में जो रैलियाँ की उसकी वजह से बीजेपी को कम से कम 30 से 40 सीटों का फ़ायदा हुआ। कई तो ये भी कहते हैं कि 20-25 पे रुकने वाली थी बीजेपी और 73 तक उसी वजह से पहुँची क्योंकि प्रधानमंत्री ने आखिर में जोर लगाया। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पूरे चुनाव प्रचार की अगर कमान संभालेंगे, अगर ऐसा होता है तो उस चेहरे के दम पर बीजेपी अगर वहाँ सत्ता पे आती है तो फिर वहाँ पर शायद वसुंधरा राजे के लिए अपनी एक प्रेजेंस बनाना एक मुश्किल काम होगा। हालांकि जब प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पर, या जहाँ पर अमित शाह आते हैं या जहाँ पर केंद्रीय नेताओं का कोई वो रहता कार्यक्रम रहता है, वहाँ पर वो उस तरह से दिखाई देती हैं और उनका काडर और उनके समर्थक भी वहाँ दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक वो पहला लाइन वो खड़ी करने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं कि वो सिर्फ उन नेताओं के हिसाब से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके अलावा किसी के बुलाए या किसी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दिखाना नहीं चाह रही हैं। बात चेहरे की निकली है तो एक आखिरी सवाल या आज की चर्चा का जो आखिरी पॉइंट है जिसको मैं रखना चाह रहा था, गौरव गोगोई अचानक से राजस्थान के अखबारों में इनका नाम खूब आने लग गया और ये आज की सुर्खियों में, आज की चीज़ों पर गौरव गोगोई को राजस्थान में कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी दी है। आपको क्या लगता है कि इस नाम का चयन खासतौर पर उत्तर भारत के इतने बड़े प्रदेश का पूर्वोत्तर के एक नेता को वो जिम्मेदारी देना या वहाँ पर उनका नाम रखना, और उस लिस्ट में कुछ नाम और भी हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग भूमिकाओं पर गौरव गोगोई के नाम को जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहले तो ये बता दीजिए कि उनकी क्या भूमिका है, क्या सोचा गया है और आपका आकलन क्या कहता है कि गौरव गोगोई असर डालेंगे या एक बैलेंस आउट बनाने की कोशिश थी कि भाई कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को कहीं कहीं अलग अलग जो चुनावी राज्य हैं उनमें जगह मिले और उसमें एक नाम गौरव गोगोई का भी इस तरीके से आ गया है। देखिए, एक बैलेंस आउट के साथ साथ में एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है कि जो चुनाव होता है तो जब जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो अपने लोगों को वहाँ पर एक तरह से एक ब्रिज की तरह से वो लोग एक ब्रिज की तरह से काम करते हैं, जो कि हाई कमान क्या चाहता है और जो अपना प्रदेश का जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है, उनके बीच में एक समन्वय बनाने का काम करता है। तो गौरव गोगोई की जो सबसे बड़ी, अगर आप कहें कि भले उनके पिता लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज के दौर में जब आप देखते हैं तो गौरव गोगोई उन नेताओं में शामिल हैं जो कि उस हिस्से में आते हैं जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो बहुत पावरफुल पोजीशन पे थे या बहुत उनके बिल्कुल सबसे खास लोगों में शामिल थे। बीच में रोकूं तो संसद की एक तस्वीर होती थी कि राहुल गांधी बोलते हैं, पीछे दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब ये लोग दिखाई देते थे कि वो जो लीग थी, आप अगर उसका जिक्र कर रहे हैं उसी का, तो वो एक पूरी लीग दिखाई देती थी। अब उस लीग से कई चेहरे हट चुके हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, इस तरह के कई नाम हट चुके हैं या उससे अलग हो चुके हैं, आरपीएन सिंह हो वो अलग हो चुके हैं। तो अब उस लीग में जो बचे हुए चेहरे हैं, या जब आप देखते हैं कि राहुल गांधी के खास चेहरों में, तो उनमें शामिल गौरव गोगोई हैं और उसका शायद एक तरह से कह सकते हैं कि एक इनाम है या एक जिम्मेदारी देकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में भले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन गांधी परिवार के जो लोग लॉयलिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं आपको सेटल करते हुए या उनको जिम्मेदारियां देते हुए कांग्रेस दिखाई देगी और वो वैसा कुछ दिखाई देता लगता है मुझे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं और उसमें मैं अपना सवाल भी जोड़ देता हूं, जो तमाम सवाल सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है वो इसलिए उठ रहे हैं कि राजस्थान एक बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश है और जो जिक्र आपने पिछले सवाल के जवाब में किया था वो इस बात पर आ जाता है कि एक तो राजस्थान में हर साल सरकार पलटने का एक रिवाज देखने को मिला है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बचाए रखना एक चुनौती है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई का पटाक्षेप हुआ है या नहीं हुआ है, जो सामने दिख रहा है क्या वो अंदर की असलियत है, इस बारे में भी सच अभी सबको नहीं पता। ऐसे में वो अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं को प्रभावित कर रहे हैं या उनके फैसलों को अपने तरीके से न मानने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं और इसीलिए उनको वो जादूगर सियासत में भी कहा जाता है। जो कुछ घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर विधायकों की वोटिंग वाला वो सब ने देखा था। क्या गौरव गोगोई जो आप कह रहे हैं उस मैसेज को एज इट इज़ पहुँचा पाएंगे और क्या अशोक गहलोत को वो
मना पाएंगे, क्योंकि आदेश देने की स्थिति में वो नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे सुरजीत रंधावा सीनियर लीडर हैं, उम्र में भी उस दौर में आते हैं कि आपने कांग्रेस को कई साल दिए हैं, वो जब बात करेंगे तो शायद बात आमने सामने की हो सकती है। लेकिन क्या गौरव गोगोई उस पोजीशन पर होंगे कि चुनावों को लेकर हो रहे फैसले और चुनावों के पास आने पर किसी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई नई टसल अगर सामने आती है तो उसका कोई पटाक्षेप, उसका कोई फैसला कर पाएंगे, या बार बार लड़ाई दिल्ली जाती रहेगी? नहीं, देखिए, ये शायद इसका जवाब इसी में है कि सुखविंदर सिंह रंधावा जो हैं, अगर आप देखें जिस तरह से उनके वो रहे हैं अब तक स्टैंड रहा है, उसमें वो दिखाई देता है कि वो शायद थोड़े से झुके हुआ, उनका पलड़ा जो झुका है वो अशोक गहलोत की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। बार तो खबरें आई थी कि उन्होंने तो सचिन पायलट के खिलाफ रिपोर्ट दे दी थी, बाद में खरगे साहब ने उस रिपोर्ट को एज इट इज नहीं माना, उन्होंने बोला कि बात करिए, या वो जो कहा जाता कि उसमें एक भूमिका दे चुके हैं कि जो पंजाब में हुआ वो मैं राजस्थान में नहीं होने दूंगा। वो ये तो पब्लिक बयान थे। और उसके बाद जो दूसरी बात आती थी कि वो प्रियंका गांधी का नेगोशिएशन वाली जो बात आ जाती थी कि सचिन पायलट कम से कम उन दरवाजों में सुन लिए जाते थे, और इसीलिए सचिन पायलट को बुलाकर बात की गई थी। पर सॉरी, आप अपना वो जवाब पूरा करें कि जो रंधावा साहब का आप कह रहे थे कि वो एक तरफ झुके हैं, लेकिन गौरव गोगोई की भूमिका से फिर क्या हो पाएगा? वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक तरफ जो झुके हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि दोनों तरफ का पलड़ा बराबर करने का एक, आपने खुद जो शुरू में शब्द कहा कि बैलेंस आउट की कोशिश है, तो वो एक तरह की, जब आप गौरव गोगोई की बात करते हैं तो गौरव गोगोई उसी कोठरी का हिस्सा है जिस कोठरी से सचिन पायलट यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो जो पीछे की तस्वीर थी उस सेकेंड जनरेशन लीडर, वही, तो वो सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। तो वो जो है वो पूरा जो कि कांग्रेस के जो राजघराने हैं या कांग्रेस के जो घराने हैं, उन घरानों से निकले नेताओं का एक पूरा समूह था, जो कि एक दौर में जब अध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी, तो एक पूरे वो मार्शल एक तरह के उनके थे जो सबसे आगे खड़े दिखाई देते थे। तो जाहिर सी बात है कि गौरव गोगोई, जब रंधावा एक तरफ झुके दिखाई देते हैं, तो गौरव गोगोई शायद हो सकता है जब आपको आगे जब दिखाई दे कि वो सचिन पायलट की तरफ थोड़े से झुके हुए दिखाई दें, तो कह दिया गया हो कि आपको वहाँ झुकना है ताकि वो बैलेंस बना रहे। तो शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई सचिन पायलट की तरफ से भी तो कहा गया होगा ना कि भाई कि अगर एक जो ऊपर से आ रहा है ऑब्जर्वर वो उधर का है, तो दूसरा जो हिस्सा हो हमारी तरफ सुनने वाला भी, तो वो शायद वो जो अभी पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें 27-28 राजस्थान के नेता पहुंचे थे खड़गे के पास, तो उस दौरान तय हुआ होगा बहुत कुछ, और वहाँ पर हर चीज़ में आपको दिखाई देगा कि वो चेक एंड बैलेंसेस होते हुए दिखेंगे, और उसी का एक हिस्सा शायद गौरव गोगोई भी है। चलिए, राजस्थान में जैसा हमने शुरू में कहा कि वहाँ की सियासत में एक दिन में ढेर सारे मुद्दों ने राजस्थान की राजनीतिक गर्मी को खूब बढ़ाया है। अब आपको क्या लगता है कि गौरव गोगोई के आने से क्या, जैसा आकलन जयदेव जी का है कि भाई अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई बैलेंस हो पाएगी, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को झुकाने पर कामयाब हो पाएंगी, या उल्टा वो अपना नुकसान कर लेंगे? और उससे बड़ी बात, आपको क्या लगता है कि राजेंद्र गुढ़ा के मामले पर राजस्थान सरकार जो कुछ कर रही है, इससे राजस्थान सरकार को फायदा होगा, या राजेंद्र गुढ़ा चुनावों के आने तक राजस्थान सरकार के लिए मुसीबत नंबर 1 बन जाएंगे, उनकी दिक्कत नंबर, परेशानी नंबर 1 बन जाएंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय लिखिए, आप अपने विचार लिखिए, और इस वीडियो को, इस चर्चा को जो इस पर आपके बीच में लाइव है, उसे खूब शेयर करिए, खूब पसंद करिए, और हाँ, अमर उजाला राजस्थान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।